दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। हम प्रिम्स स्पेशल की बात कर रहे हैं। इसमें जो भी वीडियो होगा थोड़ा सा स्पीड उसका फास्ट होगा क्योंकि हम प्रिम्स स्पेशल की बात करेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे 34 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का पड़ा है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। यह वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटा का होगा, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी करें उसको, क्योंकि अभी टाइम कम है। प्रिम्स के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ काम की बात करते हैं। देखिए, हम ये PYQ का कुछ क्वेश्चन आपको अटैच किए हैं इसमें। कारण ये है कि जब तक आप PYQ देखेंगे नहीं तब तक आपके समझ में आएगा नहीं कि हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। तो A66 में पूछा हुआ सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड, मतलब एक पर्सन की बात कर रहा है, यानी कि 1857 में जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये 66 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा है, वेयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट, यानी कि लोकेशन की बात कर रहा है, प्लेस की बात पूछ रहा है कि कौन प्लेस पे हुआ था स्टार्ट। ठीक है, इसकी भी चर्चा हम थोड़ा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है A36 नंबर, ये जुडिशियरी एग्जाम में पूछा गया था। इन मार्च 1857 वेयर डिड मंगल पांडे स्टार्ट द रिवोल्यूशन, यानी कि मंगल पांडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो तर्कस बुक आया है उसी का कटिंग हमने डाला है। आप इसमें पेज नंबर 449 में जाके ये सब देख सकते हैं। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एमोंग द, ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, हु एमोंग द फॉलोइंग, ये आप देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये 67 में पूछा गया है, वेयर डिड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाई। झांसी की रानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा वीडियो दिखाने का हमारा मकसद ये था कि आप समझ पाएँ कि PYQ को देख के आप समझ पाएँ कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्लेस, पर्सन और इसमें कुछ डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में कुछ गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन सब टॉपिक पे हम ध्यान देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब 1857 की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यह आखिर स्टार्ट क्यों हुआ, इसका मेन कॉज क्या था। कॉज की बात हम करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण क्या था, लेकिन उसके पहले कुछ और कारण था, हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम तात्कालिक कारण पे आएंगे। अगर इकोनॉमिक एंगल हम देखें, इकोनॉमिक एंगल था, पॉलिटिकल एंगल था, रिलीजियस एंगल था और मिलिट्री एंगल था। ठीक है, हम सारे जो कॉज हैं उस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। इसके बाद हम तात्कालिक कारण की बात करेंगे। अगर हम इकोनॉमिकल एंगल की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टैक्स जो भी था उसको बढ़ा दिया गया था। टैक्स में दो लैंड रेवेन्यू था, राजस्व था, और दो लगान था। दोनों मतलब आप मोटा मोटी तौर पर समझिए कि टैक्स को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, दूसरा एक था, जो भी मार्केट में माल बिकता था, सामान बिकता था, वो ब्रिटेन में अगर उसमें आप देखते हैं तो औद्योगिक क्रांति हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। अब वहाँ पे कंपनियाँ जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, अपने सामान को कहाँ बेचेगी। ब्रिटेन तो इतना छोटा सा है, यहाँ पे कितने लोग होंगे, सामान तो खरीदेंगे नहीं। तो इसको सामान बेचने के लिए क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, और मार्केट है इंडिया। तो ये सारा ब्रिटेन यहाँ इधर है, ये सारा सामान डंप करेंगे इंडिया में, और वहाँ से सारा सामान बन के इंडिया में आएगा और इंडिया में इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब इंडिया में इंपोर्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ के जो कारीगर होंगे, जो हाथ से बनाने वाले जो कारीगर होंगे, या मिट्टी के बर्तन जो बनाएंगे, या हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो सूती कपड़े वगैरह बनाएंगे, जो कपड़ा वगैरह का इंडस्ट्री होगा, ये सब बेकार हो जाएंगे। ये इनके पास काम नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में ब्रिटेन से बना हुआ सस्ता माल आएगा। ठीक है, अब ये लोग बेरोजगार हो जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। देखिए, बेरोजगारी जब चरम पे होती है तो सरकार किसी का भी हो, लोगों में रोष गुस्सा होता है, क्योंकि खाना पीना तो ज़रूरी है ना, पैसा ज़रूरी है, बाद में और चीज़ देख लेंगे, लेकिन इसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं। ये थोड़ा इकोनॉमिकल एंगल, तो इस पर पीटी में सवाल पूछ सकता है, क्योंकि BPSC का नेचर थोड़ा सा बदल गया है। अगर हम पॉलिटिकल एंगल की थोड़ा सा बात करें तो हम देख रहे हैं कि नाना साहब हैं, नाना साहब इनका पेंशन बंद कर दिया गया, ये नाराज़ हो गए। जो भी रजवाड़ा था उस समय, रजवाड़ा को
ख़त्म कर दिया गया। मतलब बहुत सारे रजवाड़ों के पास ऐसा था, उनके पास अपना संतान नहीं था, तो वो दत्तक पुत्र ले लेते थे, किसी को गोद ले लेते थे। तो ऐसा इन्होंने नियम बनाया, बोला कि नहीं, आपका संतान नहीं है तो उसको ब्रिटिशर्स अपने में मिला लेंगे, आपका जो भी गोद दिया हुआ बेटा होगा उसको सत्ता आप नहीं दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुस्सा था लोगों में। अब रजवाड़ा जब खत्म हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मानते हैं कि पटना रजवाड़ा है, एक उदाहरण देख लीजिए, पटना रजवाड़ा है। पटना रजवाड़ा है तो क्या होगा, पटना में एक राजा होंगे, राजा में कुछ राज दरबार के लोग होंगे, है ना। राज दरबार के लोग होंगे तो कुछ म्यूजिशियन होंगे, गाने वाले होंगे, बजाने वाले होंगे, पंडित होंगे, मौलवी होंगे, सेना होगा, मंत्री होंगे, संतरी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ना। लेकिन जब पटना रजवाड़ा ही खत्म हो गया तो मंत्री संतरी जितने लोग थे सब लोग बेरोजगार हो गए। अब ये भी लोगों में गुस्सा था कि रजवाड़ा ख़त्म हो गया तो लोग बेरोजगार हो गए। ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल था, ठीक है। ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि क्या पंडित, मौलवी, सेना, ये सब जो लोग हैं, इन लोगों में गुस्सा था 1857 के थ्रू, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये लॉजिक था वहाँ पे, ठीक है। तीसरा अगर एंगल देखें, रिलीजियस एंगल, रिलीजियस एंगल की हम बात करें तो मिशनरी यहाँ पे अब हावी हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। मिशनरी क्या कर रही है, हिंदू और मुसलमान का जो धर्म है उसमें इंटरफेयर करना धीरे धीरे स्टार्ट कर रही है। 1850 के टाइम में देखते हैं, ईसाई जो थे, जो क्रिश्चियन थे, ये कहते हैं कि हमको पैतृक संपत्ति में अधिकार है। हिंदू को उस समय नहीं है, लेकिन ईसाई को पैतृक संपत्ति में अधिकार है। इससे देखेंगे बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कुछ लालच देके हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के लोगों को आपस में कन्वर्ट करा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी लोगों में कारण था कि ये दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म में आके इंटरफेयर कर रहे हैं। और देखिए, धर्म बड़ा मतलब बड़ा जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है ना। धर्म पे आरोप लगाना, धर्म पे आक्षेप करना, मतलब लोगों के आस्था पे चोट करना है, और लोग बड़ा इसे नाराज़ होते हैं। और इम्पोर्टेंट है, एक मिलिट्री एंगल है, बहुत ज़रूरी है। मिलिट्री एंगल में देखेंगे तो 1857 में एक एक्ट बनता है। इस एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिशर्स अगर चाहेंगे तो सेना को दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। मान लेते हैं अफ्रीका में युद्ध हो गया, अफ्रीका में युद्ध होगा तो इंडियन जो मिलिट्री है उसको जाना पड़ेगा अफ्रीका लड़ने। अफ्रीका कैसे जाएगा, समुद्र पार करके जाएगा, क्योंकि उसमें नाव चलता था, है ना। अब अफ्रीका जाने के लिए आपको समुद्र पार करना पड़ेगा, और हिंदू मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र पार करना आपके आस्था के खिलाफ है। तो ये भी आस्था के खिलाफ था, तो लोगों को ये भी गुस्सा हुआ कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे। और दूसरी ये भी बात था कि भाई तुमको लड़ना है अफ्रीका में जाके, वहाँ से तुम जीतोगे, तुम्हारा नाम होगा, तो हम क्यों जाके लड़ें। ये भी एक एंगल था, ठीक है। साथ में मिलिट्री एंगल ये भी था कि वेतन कम मिलता था। सेम पोस्ट पे अगर कोई ब्रिटिशर्स काम कर रहा है और सेम पोस्ट पे कोई इंडियन काम कर रहा है, तब ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पैसा मिलता था और इंडियन को कम मिलता था। ब्रिटिशर्स को प्रमोशन मिलता था, इंडियन को कम मिलता था। ये भी कारण था। सैनिक को भत्ता वगैरह जो होता है वो भी इंडियन को कम मिलता था। तो ये भी इंडियन लोगों में एक सारा कुछ गुस्सा था। ये हो गया गुस्सा। अब आते हैं इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण क्या है। तात्कालिक कारण की बात करें तो एक राइफल है ब्राउन बेस। ब्राउन बेस एक राइफल है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, दिसंबर 1856 में, एक याद रखेंगे, दिसंबर 1856 टाइम पूछा जा सकता है। न्यू राइफल इनफील्ड आया, न्यू राइफल इनफील्ड एक बंदूक था। इसमें तो कारतूस डाला जाता था। देखिए, कहानी ऐसा है कि पहले ब्राउन बेस चलता था बंदूक, ठीक है, उसके जगह पे न्यू राइफल इनफील्ड आया, ठीक है। अब न्यू राइफल इनफील्ड आया तो इसमें एक कारतूस डाला जाता था। कारतूस जो था वो दांत से उसको खींचा जाता था, तब उसको डाला जाता था। और उसमें कुछ लोगों ने ये मतलब सैनिकों के बीच में एक अफवाह फैली कि वह गाय और सूअर, इन दोनों के चर्बी से उस कारतूस के कवर को बनाया गया है। मतलब आप अगर दांत से खींचते हैं तो कहीं ना कहीं गाय और सूअर के मीट को, गाय और सूअर के मांस को आप अपने दांत से लगाते हैं। और गाय जो है हिंदू परंपरा में मतलब नहीं यूज होता है, और सूअर जो है मुस्लिम परंपरा में इसको विरोध किया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों में एक बड़ा ही विरोध हुआ। सूअर मतलब
क्या कहते हैं, हिंदू तो खाते ही नहीं है, मुस्लिम भी नहीं खाते हैं, गाय हिंदू नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों परंपरा, दोनों रिलीजन को एक चोट पहुंचाया, और यही दोनों धर्म के लोग सैनिक में, मिलिट्री में ज़्यादातर थे, खासकर हिंदू ज़्यादा थे, और दोनों के आस्था पे चोट पहुंचा। इन लोगों ने बड़ा विरोध किया। विरोध होने के बाद अंग्रेज़ क्या किए कि इसका कोई जांच नहीं करते हैं, बिना जांच किए वो तुरंत एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना जांच के खंडन कर देते हैं इनके बात का कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोगों में और गुस्सा आ गया कि एक तो हम तुम पे आरोप लगा रहे हैं, तुम ऐसा किए हो, तो आरोप लग रहा है तो सही है या गलत है, पहले तुम इसका जांच करो ना। ये बिना जांच किए तुम आनंद फानंद में रिपोर्ट दे रहे हो, तो गुस्सा लोगों का और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब जब गुस्सा बढ़ा, ये कहीं ना कहीं धर्म में हस्तक्षेप था, और हम ऊपर में ही आपको बताया धर्म में हस्तक्षेप लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया। अब जब इतना घटना हुआ तो लोग तो उद्वेलित होगा, लोग परेशान होगा, जब लोग परेशान होगा तो कुछ घटनाएं होंगी। इसी में हीरो बनते हैं मंगल पांडे, नायक के रूप में उभरते हैं मंगल पांडे इसी टाइम में। और ये क्या करेंगे, बैरकपुर में है, यह बैरकपुर छावनी में जवान है। 29 मार्च के दिन बैरकपुर यही है, नहीं छावनी में, 29 मार्च के दिन ये कहेंगे कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, और कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करेंगे। और यहीं बैरकपुर में आप देखेंगे कि एक विंग कमांडर ऑफिसर होता है, उसका नाम है हैरसे, नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विंग कमांडर ऑफिसर का नाम क्या है, मंगल पांडे इसकी मृत्यु कर देते हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है। जब हैरसे को गोली मारेंगे विंग कमांडर ऑफिसर है बैरकपुर छावनी में, तो अब इसके बाद क्या होगा, विरोध हो जाएगा, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मंगल पांडे को फांसी हो जाएगा, ठीक है। मंगल पांडे यहाँ इनकी मृत्यु हो जाएगी 8 अप्रैल। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है मंगल पांडे को फांसी कब हुई, ठीक है। इतना घटना हो गया, मंगल पांडे की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब रिवोल्ट ऑफ 1857, तो अब मंगल पांडे तो नायक बने लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर क्रांति कैसे हुई। क्रांति की अगर हम बात करें, मंगल पांडे के बारे में एक चीज़ और आप याद रखेंगे, ये 34th NI रेजिडेंट के जवान थे। ये पूछा जा सकता है, 34th वाला पूछा भी गया शायद किसी एग्जाम में, तो आप ये सब याद रखेंगे। चलिए अब रिवोल्ट स्टार्ट होता है। रिवोल्ट कैसे स्टार्ट होगा, क्रांति कैसे शुरू होती है। क्रांति का एक सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सिंबल है रोटी और कमल, ठीक है, रोटी और कमल सिंबल है इसका, याद रखेंगे। होता यह है कि 10 मई को वो घटना कहाँ की थी, बैरकपुर। अब हम बात कर रहे हैं मेरठ में कुछ पुलिस वाले पहले विरोध किए थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। अब जिसको जेल में डाला गया था, उनके और दोस्त जो लोग थे वो बाहर थे, उन लोगों ने अपने दोस्तों को जेल से छुड़ाया, और 10 मई के दिन ये ऑफिस पे गोली चलाते हैं, मतलब जेल में, मेरठ जेल में गोली चलाते हैं ऑफिस वगैरह पे, अपने दोस्तों को जेल से छुड़ाते हैं, और वहाँ से कूच करते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए जब आते हैं तो दिल्ली अब पहुँचेंगे कब, 12 मई 1857। 12 मई 1857 को दिल्ली आएंगे, और दिल्ली कहाँ पे, दिल्ली में रेड फोर्ट आएंगे। इनको एक नेता चाहिए, और नेता कौन चाहिए, जो कि लीड कर पाए इसको बढ़िया से, और जिसकी मान्यता हो। नेता किसको बनाया जाता है, जिसकी मान्यता हो, सब लोग माने, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे हम देखेंगे अलग अलग नेता हैं, और वहीं से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है सवाल कि दिल्ली में नेता कौन था, मेरठ में नेता कौन था, लखनऊ में नेता कौन था, वगैरह वगैरह, यहीं पे सवाल बन जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ से होती है, ठीक है। बैरकपुर वाला घटना नहीं याद रखेंगे आप, क्रांति की शुरुआत यहाँ से हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन लोग कहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। अगर हम सबसे बड़ा नाम अगर देखें, उसमें झांसी की रानी, इनका नाम है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के बारे में हमने आपको ऊपर दिखाया था कि कुछ सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनका जन्म कहाँ होता है, बनारस।
इनका बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यही सब फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बनारस के गोलघर के पास इनका जन्म होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनका, तो इनकी समाधि बना है, मतलब मरने के बाद जो इनका समाधि बना है, समाधि इनका बना है ग्वालियर में। आप बनारस में इनका जन्म होता है, समाधि बनता है ग्वालियर में, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जब लड़ाई लड़ रही होती है 17 जून, हालांकि डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी 1858 को इनका अंतिम युद्ध होता है। वह होता है एक ह्यूरोज, अंग्रेज है, उसका नाम है ह्यूरोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बना हुआ है कई बार, याद रखें। ह्यूरोज से युद्ध करती हैं और ये वीर गति को प्राप्त होती हैं। ह्यूरोज से जब इनका युद्ध होगा, मर जाएंगी, तो उसके बाद यह कहेगा कि भारतीय विद्रोहियों में सोई हुई यह इकलौती मर्द है। यह हीरोज का स्टेटमेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया, स्टेटमेंट में एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। यह कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में सोई हुई यह इकलौती मर्द है। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इनके पति का नाम भी कोई यूपी पीसीएस में शायद किसी एग्जाम में एक बार पूछा था, इनके पति का नाम क्या था? तो मराठा के राजा थे, उनका नाम था राजा गंगाधर राव। ठीक है, ये इनके हस्बैंड थे। तो इनके बारे में ये सब 2-4 फैक्ट है, कुछ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक देख लेते हैं लखनऊ। लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ की कौन बेगम है? बेगम हजरत महल। इनके बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछा गया। बिहार में कौन है? बिहार के सिंह कौन है? कुंवर सिंह। ये तो सबको पता होगा। कुंवर सिंह के बारे में अगर हम कहें तो जगदीशपुर में इनका जन्म होता है, जो भोजपुर के एरिया है, शाहाबाद है ना, बिहार का सिंह इनको कहा जाता है। इनकी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को भूल गया होगा, याद रखेंगे 26 अप्रैल 1858 एग्जाम में आ सकता है वीर कुंवर सिंह के बारे में। ठीक है, जब इनकी मृत्यु होगी तो इनके भाई जो होंगे अमर सिंह, वो अमर सिंह इनके जो भी लीड कर रहे होंगे, इनका जो भी इनका क्रांति था, वो कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह उसको लीड करेंगे। ठीक है, कानपुर में एक थे साहब, कानपुर में कौन थे? नाना साहब। कानपुर में थे नाना साहब। नाना साहब की अगर हम बात करें तो इनके बारे में 2-4 फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो नाना साहब का पेंशन ख़त्म कर दिया गया, दूसरा इनके एक कमांडर थे, इनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे। इनका बचपन का अगर नाम देखें, ये भी पूछा जा सकता है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। रामचंद्र पांडुरंग इनके बचपन का नाम था, तात्या टोपे का। एक इनके सलाहकार थे, सलाहकार का नाम था अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां इनके सलाहकार थे। ये जो रामचंद्र पांडुरंग थे, इनका एक मित्र था मान सिंह, और यही मान सिंह इनको पकड़वा दिया अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ पकड़ के इनको फांसी दे देते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे की मृत्यु कैसे हुई, तो अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ के फांसी दिया। पकड़वाने में मदद किसका है? मान सिंह का था, जो कि इनका दोस्त ही था, और इनके बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, अब चलिए कुछ हम प्लेस देख लेते हैं। पूछता है हमेशा कि यह जगह से कौन गवर्नर जनरल रिलेटेड था। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कौन गवर्नर जनरल था? इसका नाम है निकोलसन और हडसन। हडसन के नाम पे देखेंगे, मुखर्जी नगर के बगल में आप देखेंगे, वहाँ पे एक हडसन लेन रोड का नाम है। ठीक है, अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर में कोलिन कैंपबेल था। कानपुर और लखनऊ का एरिया जो था, कैंपबेल था। इलाहाबाद और बनारस की बात करें हम, इलाहाबाद और बनारस में कौन था? कर्नल नील। झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर वगैरह ये जो एरिया था, झांसी और ग्वालियर में ह्यूरोज था।
हीरोज। और जगदीशपुर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जगदीशपुर में कौन था? विलियम टेलर। आपने बिहार स्पेशल में पढ़ा होगा विलियम टेलर का, ठीक है। और जगदीशपुर बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार में है, इसके लिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में नेता कौन है, यहीं पे नेता भी देख लेते हैं। दिल्ली में नेता देखें, बहादुर शाह जफर दिल्ली में नेता है। कानपुर में नेता कौन है? कानपुर में है नाना साहब, नाना साहब। लखनऊ में कौन है? बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल हमने पहले आपको बताया था। इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में कौन है? लियाकत अली खां, इलाहाबाद में है, ठीक है। बनारस की अगर हम बात करें, बनारस में कौन है? बनारस का छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। झांसी में सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे है रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सबको याद ही होगा, ठीक है। ग्वालियर में कौन है? तात्या टोपे, तात्या टोपे। और जगदीशपुर में अपने कुंवर सिंह हैं, ठीक है। कुंवर सिंह, अमर सिंह, दोनों भाई का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेस। यहाँ पे लीडर कौन है और यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन है जो इस विद्रोह को, इस रिवोल्ट को दबा रहे हैं। अगला देखिए, अब कुछ स्टेटमेंट है। यह रिवोल्ट के बाद कुछ लोग बुक लिखिएगा, अपना अपना कुछ स्टेटमेंट कहेगा, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ बुक भी हैं, एक है 1857 बुक है, ये कौन लिखते हैं? एस एन सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा गया कि 1857 बुक कौन लिखते हैं? एस एन सेन इनका नाम है। एक बुक है आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर लिखते हैं। यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। वीर सावरकर का बुक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक बुक है द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये देखते हैं सर सैयद अहमद खान, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बुक है द सिपोय म्यूटिनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये देखते हैं आरसी मजूमदार, ठीक है। एक लास्ट बुक है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, ये देखते हैं अशोक मेहता। ये जो ऊपर का 4 बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछता है, खासकर वीर सावरकर और एस एन सेन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करेंगे। आरसी मजूमदार पे भी कई बार सवाल पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। बुक हो गया। अब चलिए, ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। तो ये था 1857 का टॉपिक, हमने बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया, 25 मिनट के अंदर ही हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हम वीडियो के साथ कोशिश करेंगे कि लगभग बीपीएससी का जितना टॉपिक है पूरे सिलेबस को कम्प्रिहेंसिव तरीके से हम रिवीजन करा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।